कुश्ती को बदनाम करने वालों पर न्यूज 18 इंडिया का सुपर एक्सक्लूसिव। जो ड्रग्स ले रहा है ना, उसको थोड़ा सा बीपी हाई रहेगा, जिसका बीपी हाई रहेगा वो गुस्सा ज़्यादा करेगा। ये चीज़ें अगर ड्रग्स ले रहा है उसमें यार नेचुरल है। दूसरी बात, जो हमारे 2-4 घटनाएं हुई है रेसलिंग की, दुर्भाग्यपूर्ण पिछले 1-1.5 साल में 5 साल 8-10 मौतें हो गई, सुशील सेठ एक डेथ हो गई, एक लड़के ने जो रोहतक में 6 मार दिए। दंगल के दगाबाजों पर न्यूज 18 इंडिया की बड़ी रिपोर्ट। अब डाइटिशियन अच्छे लेवल का अगर होगा तो वो ड्रग्स को मेंटेन रखता है, कोई दिक्कत नहीं होने देता वो। और इस मात्रा में वो देता है, कितनी मात्रा में लेना कि आएगा नहीं, कितनी देर में ये शरीर से आउट हो जाएगा, बास हो जाएगा। पहलवानों और अपराधियों के गठजोड़ पर न्यूज 18 इंडिया की बड़ी पड़ताल। रोटी भी, कपड़ा भी, मकान भी, शादी भी, अगर उनको नहीं मिलती ये चीजें तो या तो मांग के खाएगा, या चोरी करेगा, या फिर बदमाशी करेगा। बदमाशी के ऊपर का यही तो कारण है। कुश्ती पर कलंक लगाने वालों पर न्यूज 18 इंडिया की स्पेशल रिपोर्ट। थोड़ी सी एक बिल्कुल जो एक रूरल और थोड़ी सी जो जहाँ बिल्कुल एक बैकवर्ड क्लास के अखाड़े थोड़े ना, वहाँ छोटे लेवल पे ये बात हो जाती है कि फलाना इंजेक्शन लगा ले ताकत आ जाएगी, फलाना वो लगा ले जल्दी चैंपियन बन जाए, जल्दी मेडल आ जाएगा, नेक्स्ट लेवल पर जल्दी जाना है तो फलाना इंजेक्शन लगा ले। ऑपरेशन दंगल। ये भारत के सबसे मशहूर खेलों में से एक रेसलिंग यानी कुश्ती से जुड़ी वो सनसनीखेज हकीकत है जिसके एक शर्मनाक पहलू को आज हम आपके सामने बेनकाब करने वाले हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और आप देख रहे हैं हमारा सुपर एक्सक्लूसिव ऑपरेशन दंगल। हमारे देश में रेसलिंग यानी कुश्ती का एक लंबा इतिहास रहा है। पिछले 1 दशक में हमारे कई रेसलर्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि ओलंपिक में भी देश का मान सम्मान बढ़ाया है। ये तो रेसलिंग का वो पहलू है जिस पर हर देशवासी को गर्व है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में इसी खेल का एक ऐसा पहलू सामने आया जिसको देख सुन हर कोई दहल गया। देश के नामचीन पहलवान या तो डोपिंग केस में फंसे या कुछ पर आपराधिक वारदात में शामिल होने के गंभीर आरोप लगे। हमारे स्टिंग ऑपरेशन दंगल का मकसद किसी खिलाड़ी या फिर इस खेल के सम्मान को जरा भी ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि ऑपरेशन दंगल के जरिए हम कुश्ती से जुड़े हर शख्स और जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ गलत मानसिकता वाले लोग इस खेल को बदनाम कर रहे हैं। सुशील कुमार, वो एक नाम, वो एक शख्स, वो एक रेसलर जिसने देश में कुश्ती की शोहरत को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। सुशील कुमार ने एक नहीं बल्कि 2 बार ओलंपिक में मेडल जीतकर देशवासियों को जश्न मनाने का मौका दिया। लेकिन मई 2021 में सुशील कुमार से जुड़ी एक ऐसी शर्मनाक हकीकत बाहर आई जिसे देख सुनकर हर कोई हैरान रह गया। कुश्ती के पोस्टर बॉय सुशील कुमार पर कुश्ती के ही एक जूनियर नेशनल चैंपियन पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का आरोप लगा। आरोप के मुताबिक सागर की हत्या दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में की गई। दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला कि सुशील कुमार के दिल्ली एनसीआर के कई बड़े गैंगस्टरों के साथ काफी अच्छे संबंध हैं। और आलम यह है कि सुशील कुमार आज की तारीख में कुश्ती और क्राइम के गठजोड़ की सबसे बड़ी मिसाल बन चुका है। लेकिन सुशील कुमार ही नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें पहलवानों पर हत्या के प्रयास, धमकी देने और मारपीट जैसे आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं।
हमारी टीम को ये जानकारी मिली थी कि आजकल ज्यादातर पहलवान बीच में ही कुश्ती छोड़कर बाउंसर बन जाते हैं या फिर कुख्यात गैंगस्टर से जुड़कर अपराधी बन रहे हैं। कुश्ती से जुड़े इसी शर्मनाक पहलू को खंगालने के इरादे से हमारी खुफिया टीम हरियाणा के सोनीपत पहुंची। दरअसल दिल्ली से सटे सोनीपत को पहलवानों का गढ़ माना जाता है। यहाँ 100 से भी ज्यादा अखाड़े हैं। यहाँ एक प्राइवेट अखाड़े में हमारी मुलाकात हुई महावीर प्रसाद बिश्नोई से। महावीर प्रसाद SAI यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में चीफ कुश्ती कोच हैं। इन्होंने सुशील कुमार से लेकर देश के कई मशहूर पहलवानों को रेसलिंग की ट्रेनिंग दी है। इनकी काबिलियत को देखते हुए सरकार ने साल 2014 में इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित भी किया है। हमने उनसे पूछा कि रेसलिंग के खेल में अपराध क्यों बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर हमारी हैरानी और भी बढ़ गई। तो जो हमारे रेसलिंग में अग्रेशन आ रहा है और जो ड्रग्स है ना, ड्रग्स तो अग्रेशन करेगी। जो ड्रग्स ले रहा है ना उसको थोड़ा सा BP हाई रहेगा, जिसका BP हाई रहेगा वो गुस्सा ज़्यादा करेगा। ये चीज़ें अगर ड्रग्स ले रहा है उसमें यार नेचुरल है। दूसरी बात, जो हमारे 2-4 घटनाएं हुई है रेसलिंग की दुर्भाग्यपूर्ण, पिछले 1-1.5 साल में 5-7 8-10 मौतें हो गई। सुशील सेठ एक डेथ हो गई, एक लड़के ने जो रोहतक में 6 मार दिए, एक दो अभी यहाँ जैसे एक सोनीपत रायपुर का डल्लू था, उसने गोली गले मारी थी। हाँ, डल्लू हमारे साथ का नेशनल लेवल का प्लेयर था, तो वो भी अभी जेल में होगा है। हाँ, तो डल्लू जानता हूँ, तो उसका नाम तो पता, मगर कोरोमनी लड़का था मेरे साथ, नेशनल कैंपों में रहे हैं। तो ये रेसलिंग में जो भी गलत जो थोड़ा हो रहा है, तो वो एजुकेशन की कमी के कारण हो रहा है। आपको पता है पहलवानी में घुस जाता है, वो पढ़ाई बिल्कुल थोड़ी डल हो जाता है, पढ़ाई नहीं कर पाता। आज सुशील जेल में है तो एजुकेशन की कमी के कारण है। सुशील जेल में ना तो एजुकेशन की कमी के कारण है। डल्लू जेल में है तो डल्लू भी मेरे साथ में बहुत क्लोज से जानता हूँ, मेरे साथ रहेगा। सिर्फ ये है कि हमारे को से ऊपर संभालने वाला कोई नहीं हो है। टाइमली अगर डल्लू बहुत टैलेंटेड था, बहुत अच्छा था, इंडिया की तरफ से नेशनल कई बार मेडल है, शायद बाहर भी गया है, तो सिर्फ ये है कि सही टाइमली उनको एजुकेट करने वाला नहीं मिला। बकौल महावीर प्रसाद, पहलवानों का शिक्षित न होना और सही वक्त पर उन्हें सही गाइडेंस न मिल पाने की वजह से उनके कदम गलत रास्ते की तरफ मुड़ जाते हैं और युवा पहलवान लोकल लेवल पर ड्रग्स या फिर स्टेरॉइड लेने लगते हैं। जैसे आप अभी माँ बाप की बात कर रहे हैं या जो कोचेज हैं जो सिखाते हैं, तो ये लोग तो इन लोगों को गाइड नहीं करते अपने बच्चों को, तो फिर वो बच्चे कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं? वो क्या मैं बताऊँ, मेरे को थोड़ी सी एक बिल्कुल जो एक रूरल और थोड़ी सी जो जहाँ बिल्कुल एक बैकवर्ड क्लास के अखाड़े घोड़े ना, वहाँ छोटे लेवल पे ये बात हो जाती है कि फलाना इंजेक्शन लगा ले ताकत आ जाएगी, फलाना वो लगा ले जल्दी चैंपियन बन जाए, जल्दी मेडल आ जाएगा, नेशनल लेवल पर जल्दी जाना है तो फलाना इंजेक्शन लगा ले। वो है ना नीचे लोअर तबके पर जहाँ एजुकेशन भी नहीं है और ऊपर से कोई भी ऊपर लेवल तक हमारे तक ये बात आ नहीं पाती। हमारी टीम को उम्मीद नहीं थी कि महावीर प्रसाद से बात करते हुए हमारे सामने कुश्ती के इस शर्मनाक पहलू की सच्चाई इतनी जल्दी आ जाएगी। वो जो दूरगामी और जो सभ्य नहीं है, जहाँ स्टार्टिंग स्टेज पर है और जल्दी अचीवमेंट लेने के चक्कर में मेडिकल वालों को कह देते हैं यार मुझे थोड़ा सा मेरे ट्रायल है या मेरे को यूँ है जल्दी हो, तो वो फिर क्या कहते हैं कि अपना बिजनेस के चक्कर में वो कह देते हैं यार ठीक है लो छोटे लेवल पर है तो आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा, वहाँ कोई डोप होता नहीं है, डिपार्टमेंट की ट्रायल वहाँ डोप होता नहीं है। इस तरह करके वो फिर स्टेरॉइड ले लेते हैं गलती से। और एक्चुअली क्या एक बार ले ली ना, अब तो ऐसी मशीनें आ गई, एक बार जिसने लगवा लिया वो 2 साल तक बुक हो गया। 18 महीने क्या 2-3 साल तक वो आइडेंटिफाई हो जाता है। अच्छा, रोक मान जाता है। अभी हमारी टीम महावीर प्रसाद को कुश्ती में ड्रग्स के बढ़ते प्रचलन पर कुरेद रही थी कि इसी दौरान उन्होंने खुद ही बातों में सुशील कुमार से जुड़ा एक सच हमारे खुफिया कैमरे पर बयां कर दिया। सुशील मेरे साथ बहुत रहे, बीजिंग ओलंपिक के टाइम मेरा सुशील का पटियाला में, मैं जूनियर चीफ कोच था, मेरा ये बेड था उसका नीचे बेड था, एक ही कमरे में हम रहे हैं। ओलंपिक में जाने से 3 महीने पहले तक लगातार मेरे साथ ही पूरे दिन
खेलता था ताश से। तो उसका क्या है कि लेटर एज में आने के बाद वो थोड़ी सी ज़्यादा पीने लग गया, वो थोड़ा अग्रेसिव माइंड हो गया था उसका, मेंटली है ना, थोड़ा अग्रेसिव हो गया था, ज़्यादा अग्रेसिव हो गया तो वो उसको फिर पॉपुलरिटी, नाम और सम्मान और पावर सारी मिल गई, उसका मिसयूज करते करते वो अग्रेसिव था ही, ज़्यादा गलत चले गया। पर सही टाइम भी उसको एजुकेशन वाले बंदे उसके चारों सराउंडिंग थे नहीं, तो वो नहीं संभाल पाए। जो थे हाँ जी कर दो, ठीक है, मार दो, साले को मार दो। महावीर प्रसाद की माने तो रेसलिंग से जुड़े खिलाड़ियों के शिक्षित न होने की वजह से वो बहक जाते हैं और सुशील कुमार के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ और वो भी भटक कर शातिर अपराधियों की संगत में खुद एक हत्या के मामले में आरोपी बन गया। हम फिर आपसे कह रहे हैं कि ऑपरेशन दंगल का मकसद कुश्ती के किसी भी खिलाड़ी या फिर इस खेल के सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि ऑपरेशन दंगल के जरिए हम कुश्ती से जुड़े हर शख्स और जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ गलत मानसिकता वाले लोगों की वजह से यह खेल बदनाम हो रहा है। सीनियर कोच महावीर प्रसाद बिश्नोई के मुताबिक लोकल लेवल पर युवाओं को सही गाइडेंस न मिल पाने की वजह से वो रास्ता भटक जाते हैं। इसी सवाल के कुछ और पहलुओं को खंगालने के लिए हमारी टीम सोनीपत में ही कुश्ती एक और कोच से मिलने पहुंची, ओपी दहिया से। महावीर प्रसाद से मिलने के बाद सोनीपत में ही हमारी टीम की मुलाकात कुश्ती के एक और सीनियर कोच ओपी दहिया से हुई। दहिया साहब भी सीनियर कोच हैं और इनको भी सरकार ने साल 2020 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया है। इनके सिखाए कई पहलवानों ने देश का नाम रोशन किया है, लेकिन वो खुद इस खेल में बढ़ते अपराध से काफी दुखी और हैरान भी हैं। जिस तरीके से खेल काफ़ी प्रगति पर है, रेसलिंग का काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं, नए बच्चे सब आ रहे हैं, काफ़ी संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उसमें जिस तरीके से अभी ये कुछ एक्टिविटीज़ हुई जी, जुर्माने पैसा, जुर्माने औरत, जमीन चाहिए, और जहाँ शिक्षा का प्रसार, व्यवहार का प्रसार नहीं होगा, वहाँ लालची आदमी इस प्रकार के कार्य करते रहेंगे। सीनियर कोच ओपी दहिया का मानना है कि इस खेल में पद, पैसा और सम्मान इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब हर कोई इस खेल में आना चाहता है और जिसको सफलता नहीं मिलती वो गलतियां कर बैठता है। वैसे हरियाणा पहले से ही कुश्ती में तो कबड्डी भाग गई है जी, हरियाणा को पंजाब एक ही तो था ये 1961 से पहले जी। और बात यह है इसमें अब जितना खूब सरकार ने पैसे दे दिए जी, और अब लोगों ने पेरेंट्स की भी रुचि होती है क्योंकि पद दे दिया, पैसा दे दिया, बिल्कुल, तो सब पेरेंट्स ने क्या चाहिए, पद और पैसा, मान सम्मान, मिल गया सब कुछ सही है। अब ये लोग जो, अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि जो बहुत अच्छे हो गए उन्होंने नहीं करे, उन्होंने कांड कर दिया सुशील ने। भाई हम ये कह रहे हैं बहुत अच्छे रेसलर ऐसा नहीं करते, लेकिन वहाँ भी हो गया। हम कहते थे भाई ये अध खिचड़े से बालक से इधर उधर जा करके कोई सफल ना होते, सो ना गलती, तो ये अखाड़े खोल लिए, अखाड़े खोल लिए, गैर करो अपने जमीन की खेत की चारदीवारी कर लिए। इतना ही नहीं, दहिया साहब ने हमारी टीम के सामने इस खेल से जुड़ी सबसे बड़ी कमी को भी उजागर कर दिया। बकौल ओपी दहिया, अखाड़े से जुड़ने वाले बच्चों के माता पिता में जागरूकता की कमी भी कभी कभी बच्चों के भटकने की वजह बन जाती है। कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चे को पढ़ाई न छोड़कर अखाड़े भेजना चाहते हैं, एक भी नहीं है। पढ़ाई को छोड़कर अखाड़े भेजना चाहते हैं, एक भी नहीं है। लेकिन उधर ये लोग जो अखाड़े वाले ये बेवकूफ बनाते हैं, बहकाते हैं कि इधर ऐसे पढ़ाई। अगर किसी को इंजरी हो जाए, मेरे सामने कोई 200 पहलवान जो घर बैठ गए, पढ़ाई हुई नहीं, निकाल दिए, इंजरी होगी
किसी कमर होगी, किसी कंधा गया काम से। अब वो यही तो काम करेगा। रोटी कपड़ा मकान सब न चाहिए, और सब न भाई लड़की चाहिए, नेसेसिटी ऑफ बॉडी है ये। रोटी भी, कपड़ा भी, मकान भी, शादी भी। अगर उनको नहीं मिलती ये चीजें तो या तो मांग के खाएगा, या चोरी करेगा, या फिर बदमाशी करेगा। बदमाशी के ऊपर का यही तो कारण है। दहिया साहब के मुताबिक इंडिया में अभी भी खेलों में अच्छे डाइटिशियन और मेडिकल स्टाफ की कमी है, जिसके चलते रेसलिंग करने वाले बच्चे कई बार ड्रग्स के चक्करों में फंसकर अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं। तो ये जो अब देखने में आ रहा है इस रेसलिंग गेम में, लोग जल्दी से जल्दी कुछ अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए ड्रग्स भी लिया जा रहा है, इंजेक्शन ताकत के लिए जा रहा है। तो हमारी रेसलिंग में सबसे बाद में आया है रेसलिंग जी, क्योंकि जो विदेशों में ड्रग्स है उसको बड़ा डॉक्टर एक खिलाड़ी एक डॉक्टर रखता है, कितना लेना है, कितनी देर में ये वाश हो जाएगा तेरे यूरिन से, या नया मतलब ब्लड बन जाएगा, और किस किस्म का ड्रग्स लेना है। और फिर हमारे यहाँ सबसे पहले हिंदुस्तान में एथलेटिक्स में आया है। सबसे पहले एथलेटिक्स में आया है, रेसलिंग में नहीं आया। फिर धीरे धीरे वो रेसलिंग वाले भी भाई वो अपना चार्ट वेट लिफ्टिंग वाले वो, हाँ वेट लिफ्टिंग में, फिर ये भी उस पर चल पड़े कि भी कोई डाइटिशियन ले आओ। अब वो डाइटिशियन अच्छे लेवल का अगर होगा तो वो ड्रग्स को मेंटेन रखता है, कोई दिक्कत नहीं होने देता वो। और इस मात्रा में वो देता है, कितनी मात्रा में लेना है कि आएगा नहीं, कितनी देर में ये शरीर से आउट हो जाएगा, वास हो जाएगा, वो आ गया। अब फिर लोगों ने क्या कर लिया कि मन ने जानकारी को नहीं, मन ने भी ले लिया, खा लिया, अब वो फिर फंसते चले जाएंगे। महावीर प्रसाद और ओपी दहिया से बात करने के बाद हमारी टीम के सामने ये सच शीशे की तरह साफ हो चुका था कि कुश्ती के खेल में ड्रग्स की दीमक लग चुकी है और रेसलिंग से जुड़े कई युवा खिलाड़ी जल्दी से जल्दी चैंपियन बनने की चाह में ड्रग्स और स्टेरॉइड का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जो युवा रेसलर सफल नहीं हो पाते वो जराइम की दुनिया का दामन थाम लेते हैं। ओपी दहिया से मिलने के बाद हमारी टीम पहुंची सोनीपत में लड़कियों के लिए इकलौती रेसलिंग अकादमी चलाने वाले नरेंद्र सूरा के पास, लेकिन उन्होंने हमसे जो कहा उसे सुनकर हम चौंक पड़े। एक अभी नई चीज़ सामने आ रही है, जो जैसे पहलवानी में भाई ताकतवर शरीर होना ज़रूरी होता है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं कि जो शरीर साल भर में, 2 साल में, 4 साल में, क्योंकि लंबा प्रोसेस है, तो उसके लिए सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और वो कुछ ऐसे इंजेक्शंस ले रहे हैं जो उनको एक्साइट करता है, तो ज़्यादा मेहनत कर ले जाते हैं और बॉडी उस तरीके से तैयार हो जाती है। तो इसके उपाय के लिए आप लोग क्या करते हैं? इसके लिए मुख्य रूप से कोच और पेरेंट्स, यदि वो दोनों जागरूक हैं तो हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, इसको दूर रख सकते हैं। अच्छा, ठीक है ना। जब ये दिक्कत जब आती है, जब पेरेंट्स ये चाहता है कि तेरे बच्चे या किसी तरह फटाफट रिजल्ट मिले, तो पेरेंट्स भी ढूंढता है इस तरह के सप्लीमेंट को। दूसरा जो कुछ कोचेज हैं उनका भी रोल रहता है उनको बिकवाने में और बच्चों को खिलाने में। बकौल नरेंद्र सूरा, दंगल के दगाबाज वो युवा रेसलर ही नहीं है बल्कि वो कोचेस भी हैं जो बच्चों को ड्रग्स या स्टेरॉइड देते हैं। यानी लोकल लेवल पर कुश्ती में जो ड्रग्स का दीमक लगा है उसमें कुछ गैर पेशेवर कोच भी शामिल हैं।
हम फिर दोहरा रहे हैं कि ऑपरेशन दंगल का मकसद कुश्ती के किसी भी खिलाड़ी या फिर इस खेल के सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि ऑपरेशन दंगल के जरिए हम कुश्ती से जुड़े हर शख्स और जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ गलत मानसिकता वाले लोगों की वजह से ये खेल बदनाम हो रहा है। ओपी दहिया और नरेंद्र सूरा से मिलने के बाद हमारी टीम ने रुख किया सोनीपत के जिला स्पोर्ट्स अधिकारी के दफ्तर की तरफ। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रेसलिंग की हकीकत जानने के लिए हमारी टीम सोनीपत के डीएसओ यानी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर प्रदीप से मिलने पहुंची। उनसे बात करने पर मालूम हुआ कि उनका ट्रांसफर हो चुका है और ये सोनीपत ऑफिस में उनका आखिरी दिन था। फिर भी उन्होंने हमारी टीम के सामने सोनीपत में कुश्ती की जमीनी हकीकत खोल कर रख दी। सप्लीमेंट्री तरह क्यों हो रही है सर? शॉर्टकट, जल्दी पहलवान बनना चाहते हैं, जल्दी कुछ करना चाहते हैं। कोई बादाम नहीं रखना चाहता, कोई दूध नहीं पीना चाहता। मानते दीजिए, कौन फ्रूट काटे, कौन उसका जूस निकाले, ठीक है ना? अगर कैलकुलेशन कर देते हैं एक जूस से क्या होगा। तो इसका क्या उनके दिमाग पे भी कुछ असर होता है इसका, जिसके वजह से सप्लीमेंट होते हैं या जो स्टेरॉइड होते हैं ना जी, ये मतलब किसी डॉक्टर से सलाह देते हैं, ये हमारा बीपी हाई कर देते हैं। अच्छा। और बीपी हाई का मतलब अग्रेसिव। अच्छा, मतलब फाइट। बीपी हाई का मतलब लड़ना, लड़ना समझ लेना। जी जी। जोश आना जी, जोश आना मतलब वो अपना मैच में ज्यादा जोर लगाएगा। बिल्कुल, वो ज्यादा जोर लगाएगा तभी, जब एग्रेसिव होगा तभी जोर लगाएगा। बिल्कुल। तो वो एग्रेसिवनेस तब आएगी जब गुस्सा होगा। वो बताया ना, वो नेगेटिव डायरेक्शन में चलता है। प्रदीप जी को मालूम सब है कि कुश्ती को ड्रग्स की दीमक चाट रही है, लेकिन सुविधाएं कम होने के कारण वो इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। प्रदीप के मुताबिक सोनीपत जिले में 100 से ज्यादा अखाड़े हैं और उन पर निगरानी रख पाना उनके डिपार्टमेंट के बस का काम नहीं है। बताया जी कि क्वांटिटी बहुत है। पहले सोनीपत में 1 या 2 अखाड़ा होता था जी, अब कितने हैं जी? अब मैं नहीं समझता, गांव के साथ कई गांव में तो 2-2 हैं, बड़े गांव हैं। आप बता रहे 108 कितने? हाँ, सोनीपत में कितने हैं टोटल? 100 के करीब होंगे, छोटे बड़े मिला के सारे अखाड़े। रजिस्टर बताया 22 बताया था 22। तो 22 अखाड़े रजिस्टर्ड है, बाकी कैसे खुल गए थे? बस ये अपने गांव में खोल के मिट्टी खोल के बैठे। उसका कोई पैमाना नहीं है कुछ? लेकिन हम उनको जो टूर्नामेंट होती है ना, उनको फिर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने। अच्छा, तो फिर उसका फायदा क्या है जो वहाँ लड़के रजिस्टर्ड अखाड़ों के थ्रू आ जाते हैं कहीं ना कहीं से, फिर उधर। हमारे सामने ये सच खुल चुका था कि सोनीपत में अखाड़े तो कई खुल गए हैं, लेकिन वहाँ अच्छे कोच नहीं है जो खिलाड़ियों को अच्छी ट्रेनिंग दे सके। और शायद यही वजह है कि ज्यादातर खिलाड़ी पहलवानी के नाम पर अपराध में शामिल हो रहे हैं। जो रजिस्टर्ड अखाड़े हैं उसमें NIS कोच है नहीं, लेकिन उस अखाड़े का ये है कि वो फिर कंट्रोल में रहते हैं। अब NIS के थ्रू अगर वहाँ कोचेज नहीं है तो ये कैसे चलाते हैं? NIS क्वालिफाइड को मिलते ही बहुत है। अच्छा, तो उससे क्या नुकसान क्या है? अगर एडमिशन ही नहीं होता है NIS में, पढ़ना पड़ता है NIS। नहीं, जो कोचेज अगर आपके पास NIS के नहीं है तो उससे जो बच्चे आ रहे हैं सीखने, उनको क्या नुकसान? अनट्रेंड से जी, अनट्रेंड को तो टेक्निकल इतने साउंड नहीं होते ना। प्रदीप जी सोनीपत में कुश्ती के नाम पर चल रहे गोरख धंधे से वाकिफ है, लेकिन हमारी टीम के सामने वर्कलोड ज्यादा होने का रोना रोकर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। क्योंकि वैसा पता क्या, ऑफिस का वर्क इतना ज्यादा हो जाता है आजकल। अवार्ड, स्कॉलरशिप, ग्रेजुएशन, पीछे ग्रुप डी की भर्तियों की हाई कोर्ट का कोई डिसीजन था, वो वेरिफिकेशन करानी थी, तो वर्कलोड काफी बढ़ गया है डिपार्टमेंट। स्पोर्ट्स जितना फैलता जा रहा है, वर्कलोड भी बढ़ता जा रहा है, तो उस वजह से खिलाड़ियों पे ध्यान, तो एडमिनिस्ट्रेशन उधर कम जा पाता है, DSO उधर चेकिंग पे कम जा पाता है।
एक तरफ तो ड्रग्स की दीमक कुश्ती के खेल को खाए जा रही है, तो दूसरी तरफ जिन अधिकारियों पर देश के युवा खिलाड़ियों को सही रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी है, वो ही उससे भाग रहे हैं। हमने अपने स्टिंग ऑपरेशन दंगल के दौरान जिन भी लोगों से बात की, वो तमाम लोग जिम्मेदार लोग हैं और रेसलिंग से लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं। उन्होंने भी माना है कि लोकल लेवल पर कुश्ती अखाड़ों में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसे दुरुस्त करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 इंडिया कुश्ती महासंघ से ये गुजारिश करता है कि वो कुश्ती पर कलंक लगाने वाले तमाम गुनहगारों को बेनकाब करे, ताकि कुश्ती पर लगे दाग को हमेशा के लिए मिटाया जा सके।